डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम लोग 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण क्या है, इसका पुस्तकों में किस प्रकार से हम लेखा करते हैं, कंपनी अधिनियम में इसके संबंध में क्या प्रावधान हैं, इनके बारे में बताने वाला। सबसे पहले देखिए, अंशों का हरण का मतलब क्या है। अंशों के हरण से तात्पर्य है कंपनी द्वारा अंशधारियों के द्वारा मांगी गई राशि नहीं चुकाने पर उनकी राशि को जब्त करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर देना, ये अंशों का हरण कहलाता है। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में अंशों के हरण का प्रावधान है तभी कंपनी अंशों का हरण कर सकती है, और यदि प्रावधान नहीं है कंपनी अंशों का हरण नहीं कर सकती। अंशों के हरण का अंतर्नियम प्रावधान होने पर कंपनी अपने सदस्यों को 14 दिन का समय देती है नोटिस देकर। उस नोटिस पीरियड समाप्त होने के बाद भी यदि अंशधारी मांगी गई राशि नहीं चुकाता है तो कंपनी उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है और उसके द्वारा अभी तक भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कंपनी केवल अंशों से संबंधित राशि नहीं चुकाने पर ही अंशों का हरण कर सकती है। अंशधारी द्वारा अन्य कोई बकाया राशि नहीं चुकाने पर अंशों का हरण नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए किसी अंशधारी ने ऋण ले रखा है कंपनी से और ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी उसकी द्वारा ऋण नहीं चुकाए जाने पर भी अंशों का हरण नहीं कर सकती है, न कंपनी की सदस्यता से उसको निष्कासित कर सकती है। उसकी सदस्यता बनी रहेगी। कंपनी को अधिकार नहीं है कि ऋण राशि नहीं चुकाने पर उनके अंशों का हरण कर ले। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि किसी अंशधारी के पास में 1000 अंश हैं और उनमें से केवल वो 100 अंशों पर राशि नहीं चुकाता है, तो 100 अंशों का ही हरण होगा, पूरे 1000 अंशों का हरण नहीं किया जा सकता। यदि उसने 900 अंशों पर पैसा चुका दिया है और 100 अंशों पर नहीं चुकाया है तो कंपनी केवल 100 अंशों का हरण कर सकती है, 1000 अंशों का हरण नहीं कर सकती है। उस अंशधारी की केवल 100 अंशों से संबंधित सदस्यता समाप्त की जाएगी। अंश हरण के बाद में वे अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं। कंपनी इनका उपयोग बाद में नए सदस्यों को अंशों का निर्गमन करते समय कर सकती है। नए अंश प्रक्रिया वही होगी जो हम अंशों के निर्गमन के लिए पढ़ चुके हैं। अब कंपनी के अंशों का पुस्तकों में लेखा कैसे करेंगे हम। जैसे अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से संभव है। अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जा सकता है, अंशों को बट्टे पर भी निर्गमित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 1913 से पहले प्रावधान था, 13 के बाद में प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। और कंपनी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर भी कर सकती है।
तीनों स्थितियों के अंतर्गत यदि अंशधारी कोई पैसा आवंटन या मांग राशि का पैसा नहीं चुकाता है तो उसके हरण संबंधी लेखा प्रविष्टियाँ क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि कंपनी अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया है और अंशधारी ने आवंटन और मांग राशि नहीं चुकाई है तो उसकी पुस्तकों में लेखा करने के लिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट उस राशि से डेबिट किया जाएगा जितनी अभी तक कंपनी ने मांग कर ली है। जैसे उदाहरण के लिए 10 रुपये का अंश है, कंपनी ने 10 रुपये अंशधारी से मांग लिए हैं अभी तक, तो इसको 10 रुपये से डेबिट किया जाएगा। और मान लीजिए 2 रुपये की कॉल अभी तक नहीं मांगी है, इसका मतलब केवल 8 रुपये अंशधारी से मांगे जा चुके हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 8 रुपये प्रति अंश से ही डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट करेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट, यदि अलॉटमेंट की राशि हमको मिल चुकी है। क्रेडिट करेंगे कॉल्स को, यदि हमें कॉल्स की राशि नहीं मिली है। दोबारा देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट मांगी गई राशि डेबिट होगा, अलॉटमेंट अकाउंट उस राशि डेबिट होगा जो हमने अलॉटमेंट में मांगी है और अंशधारी ने नहीं चुकाई है। कॉल्स राशि भी क्रेडिट उसी राशि से होगी जितनी राशि अंशधारी ने नहीं चुकाई है। टू शेयर फॉर फीचर को भी क्रेडिट करेंगे और फॉर फीचर में वह राशि लिखी जाएगी जो अंशधारी ने चुका दी है। तो अब हमारी एंट्री बन गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो अंशधारी से हमने मांग ली है, टू शेयर अलॉटमेंट जो अंशधारी ने नहीं चुकाई है, टू शेयर कॉल जो अंशधारी ने नहीं चुकाई है, टू शेयर फॉर फीचर जो अंशधारी ने कंपनी को भुगतान कर दी है। ये एंट्री करेंगे हम जब अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया है। उदाहरण के लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले अंश निर्गमित किए जिन पर 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर और 2 रुपये कॉल्स पर हमने मांगी और अंशधारी ने सभी राशि मांग ली। हमने कॉल्स की राशि नहीं चुकाने पर अंशों को हमने हरण कर लिया। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपये से, टू शेयर अलॉटमेंट राशि नहीं चुकाई उसने 5 रुपये से, टू शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट होगा 2 रुपये से, कॉल की राशि 2 रुपये है, ये अंश उसने नहीं चुकाई है। यदि अलॉटमेंट राशि चुका देता तो अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं चुकाई है, इसलिए उसने अंशों का हरण किया है। टू शेयर फॉर फीचर एप्लीकेशन 3 रुपये मांगे थे तो यहाँ पर 3 रुपये, यानी क्रेडिट साइड में अलॉटमेंट 5 रुपये से, कॉल्स 2 रुपये से और शेयर फॉर फीचर 3 रुपये से और शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये से डेबिट होगा। अब देखिए यदि अंशों का निर्गमन हमने बट्टे पे किया है तब हम अंशहरण संबंधी लेखा प्रविष्टि कैसे करेंगे। पुनः आपको याद दिला दूं, वर्तमान के अंतर्गत अंशों का बट्टे पर निर्गमन करना संभव नहीं है, अवैध इलीगल है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 से पहले किसी कंपनी ने अंश निर्गमित कर रखे हैं और अंशों की प्रक्रिया अभी तक जारी है, कोई अंशधारी पैसा नहीं चुकाता है तो अंशों का हरण अभी भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो राशि है अंशधारी से हमने मांगी है पूंजी के लिए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो हमने निगम से बट्टा दिया था, टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में प्राप्त राशि लिखेंगे, डिस्काउंट में जितना हमने इश्यू के समय डिस्काउंट दिया था वह राशि लिखेंगे, अलॉटमेंट पर जो अंशधारी ने नहीं चुकाई है वह राशि लिखेंगे, कॉल्स में जो अंशधारी ने कॉल से राशि नहीं चुकाई है वह लिखेंगे।
अब याद आए, कॉल्स एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जिन कॉल्स का पैसा नहीं चुकाया है वही राशि कॉल्स में लिखेंगे, बाकी राशि जो प्राप्त हो चुकी है वह शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखी जाएगी। तीसरी स्थिति बनती है यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया हो और हमें प्रीमियम की राशि नहीं मिली हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, यदि 2 कॉल हमने मांगी है, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कैपिटल की राशि जैसे 10 रुपये वाला शेयर 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है तो शेयर कैपिटल 10 रुपये से और प्रीमियम 2 रुपये से डेबिट होगी थी, प्रीमियम नहीं मिला हमको। टू अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट की राशि नहीं मिली, टू फर्स्ट और सेकंड कॉल, जो फर्स्ट और सेकंड कॉल की राशि नहीं मिली, और फॉरफीचर में जो राशि हमको प्राप्त हो चुकी है। अब मान लीजिए हमने को अंशों की प्रीमियम की राशि मिल चुकी है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कॉल कैपिटल में पूंजी की राशि जो हमने अंधारी से मांग ली है, अलॉटमेंट में जो बकाया राशि है, शेयर फर्स्ट कॉल में जो बकाया राशि है, सेकंड कॉल में जो बकाया राशि है, शेयर फॉरफीचर में केवल पूंजी की राशि। यदि प्रीमियम राशि मिल चुकी है तो जो प्रीमियम राशि सम्मिलित नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम को हम अलग से रखते हैं। अब एक स्थिति ऐसी बन सकती है जब अंशों का ओवर सब्सक्रिप्शन हमको प्राप्त हुआ हो, यानी जितने अंश हमने निर्गमित किए हैं उससे ज़्यादा अंशों पर हमको आवेदन मिले हों और हमने आनुपातिक बंटन किया हो। इस स्थिति में एप्लीकेशन के साथ जो आधिक्य राशि मिली है उसका समायोजन में अलॉटमेंट, कॉल्स जैसी परिस्थितियों करते हैं। अभी दुविधा हो सकती है हमारे सामने कि जो आधिक्य राशि है हमारे पास में, मान लीजिए हमें 6 रुपये प्रति अंश आधिक्य राशि अलॉटमेंट के लिए मिली है और अलॉटमेंट पर 10 रुपये कैपिटल के और 6 रुपये प्रीमियम के हमने मांग रखे हैं। अंशधारी ने पैसा नहीं चुकाया लेकिन हमारे पास 6 रुपये प्रति अंश तो पड़े हैं, तो ये 6 रुपये कैपिटल के माने जाएं या प्रीमियम के माने जाएं या आनुपातिक माने जाएं, इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं क्या मानना है। सामान्यतः यदि आधिक्य राशि प्रीमियम की पूरी बनती है तो पहले प्रीमियम मान लेना चाहिए। जैसे यहाँ 6 रुपये आधिक्य राशि पड़ी हो, 6 रुपये ही प्रीमियम है तो 6 रुपये प्रीमियम के मान ले, यानी हमको अलॉटमेंट की पूंजी की राशि नहीं मिली है। यदि पार्शियल राशि है तो पहले मान लें प्रीमियम मिली और कैपिटल हमको नहीं मिला है। उदाहरण के लिए हमने 10 रुपये वाले शेयर इशू किए हैं जिन पर एप्लीकेशन के साथ हमको 4 रुपये प्रति अंश आधिक्य राशि मिली है। अब 4 रुपये आधिक्य राशि मिली है और 5 रुपये प्रीमियम आपने मांगा है अंशधारी से, यानी 10 रुपये वाला शेयर 15 रुपये में इशू किया है, तो यहाँ पर प्रीमियम भी पूरा नहीं है, तो 4 रुपये मान लीजिए प्रीमियम प्राप्त हो गया और 1 रुपये प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ, नहीं 1 रुपये प्रीमियम हरण के समय सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे 1 रुपये से। और शेयर फॉरफीचर में केवल कैपिटल की राशि जो प्राप्त हुई है वही लिखना है हमको, पूंजी की राशि जो प्राप्त हुई वही लिखनी है, प्रीमियम की राशि को इसमें सम्मिलित नहीं करना है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है हमको कि जो आधिक्य राशि पड़ी हुई है उसका समायोजन आवंटन पर कर लें। यदि आवंटन कर लिया और अंशधारी ने नहीं कहा था मैं तो नहीं चुकाऊंगा आवंटन की राशि, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास आधिक राशि है, उसमें से समायोजन कर लेंगे। कॉल राशि नहीं चुकाया, कॉल का कोई पार्शियल पार्ट हमारे पास में रखा हुआ आधिक्य,
तो समायोजित कर लेंगे। जो राशि उसने समायोजन के बाद में उससे प्राप्त नहीं हुई है उसी राशि को हम बकाया राशि कहेंगे और उतनी से शेयर कॉल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। बाकी राशि जो प्राप्त हो चुकी है, कैपिटल की प्राप्त हो चुकी है, उसको हम क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंतर्गत। तो आज मैंने आपको शेयर फॉरफीचर के बारे में, क्या है कंपनी देने में क्या प्रावधान है, सम मूल्य पर निर्गमन पर क्या एंट्री करेंगे, बट्टे पर निर्गमन पर क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम पर इशू कर रखा है, प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो क्या एंट्री करनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन स्थिति है तो किस तरह से समायोजन करते हुए एंट्रियाँ करनी है, इन सब के बारे में आपको बताया है। थैंक यू।